बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रोज एक नई तकरीब से खिताब करते हैं, चाहे वो जलसा हो या कोई कन्वेंशन हो। इमरान खान साहब को सियासी तौर पर बहुत से मौके मिल रहे हैं जिससे वो डायरेक्टली अपने अपोनेंट्स को, अपने सियासी अपोनेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। जनाब इमरान खान ने वही बातें दोहराई और आज तो इनफैक्ट दोबारा कह दिया कि ये थ्री स्टूजेस हैं और वफाकी काबीना के लोग तो इन तीन मोअज़्ज़ज़ अरकान अपोजिशन को, जो कि लीडर है अपोजिशन पार्टीज़ के, उनको जोकर्स कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक दफ़ा फिर कहा कि ना सिर्फ ये तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी बल्कि 2023 का इलेक्शन भी इन जमातों के हिस्से में नहीं आएगा और इमरान खान साहब की जमात ही उस वक्त भी बरसरे इक़्तिदार आएगी। सवाल यहाँ एक है, वो ये है कि क्या इस वक्त इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ हैं। आज जब परवेज़ इलाही साहब ने बात की मेहर बुखारी साहबा से, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने अपने उस शॉट के अंदर कहा कि वाज़े तौर पर जो अपोजिशन के, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनका टिल्ट ऑपोजिशन की जानिब है। लेकिन इमरान खान साहब की इस कॉन्फिडेंस का वजह क्या है? इमरान खान साहब के MNAs, इलेक्टेड MNAs ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अब भी बहुत मजबूत हैं और कुछ ऐसा है जो कि सियासी तौर पर विजिबल नहीं है अपोजिशन पार्टीज़ के सामने और इमरान खान साहब किसी ना किसी तरह इस सियासी टर्मोइल में से निकल जाएंगे। इमरान खान साहब, एज वी ऑल नो, इज़ अ स्किपर, एग्रेसिव हैं, ज़ाहिर बात है वो हेड ऑन लेते हैं हर एक सियासी फ्रंट पे भी, अपने सियासी हरीफों को भी। लेकिन क्या इमरान खान साहब इस दफ़ा ये सियासी जंग जीत पाएंगे, जो कि कहा यह जा रहा है कि उन्होंने तन्हाई लड़नी है, क्योंकि वो सपोर्ट जो कि इमरान खान साहब को या उनकी हुकूमत को मुयस्सर रही बहुत अरसे तक, वो अब नहीं है। और इवन जो पाकिस्तान की बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये समझती हैं कि इस वक्त मुक़्तदर हल्के न्यूट्रल हो चुके हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत इस वक्त तन्हा है, इत्तेहादियों ने अपना फ़ैसला करना है। पता नहीं फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में होगा या अपोजिशन के हक़ में। दिलचस्प बात यह है कि अब भी हुकूमती मेंबरान को यह लगता है कि अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं है। शेख रशीद साहब क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। महीने से मौलाना फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। ना मौलाना फजलुर रहमान मौजे तंग हैं कि मौला जट की सियासत नहीं चलेगी और इसके नतायज बहुत खौफनाक, खतरनाक, और ये भी हो सकता है कि अदम एतमाद की बजाय कुछ और निकल आए। 172 आदमी इनके पूरे नहीं है। ये भी ज़हन में रखिए कि आज फवाद चौधरी साहब, ये मेरे ख्याल में डेली बेसिस पर हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ने वही बातें रिपीट की हैं, ज़ाहिर बात है कन्वेंशन से वो भी खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हुकूमत मुखालिफ वोट डालने के लिए जो जाएगा उसके अंदर देखते हैं उसके अंदर इतना कलेजा है या नहीं। वो क्या फरमा रहे, जरा सुनिए। ये अभी से डर गए हैं। हमने उस दिन कह दिया कि इंशाल्लाह ताला डी चौक में 10 लाख आदमी होगा और अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठे होंगे 10 लाख लोग और जो भी जाएगा तो वोट नहीं, यहाँ से गुजर के जाएगा। नहीं, पहली बात सुनिए, मैं सवाल का आपका समझ गया, मैं जवाब देता हूँ। भाईजान, ये धरना नहीं है, प्लीज डिस्टिंग्विश कीजिए कि हम धरना देने नहीं आ रहे, ठीक है? लोग आएंगे, अपने वजीर आजम और चेयरमैन का नुक्ता नजर सुनेंगे, पुरअमन रहेंगे। अब ये एक दिलचस्प हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन कहें कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वोट डालने जाएंगे, वोट डलना है 28 को, तरीके अदम एतबार पर वोटिंग होनी है, जबकि जलसा है 27 को। तो इंप्रेशन क्या दिया जा रहा है? दोनों ही बहुत सीनियर लोग हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब सिटिंग इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो कहते हैं कोई धरना नहीं होगा, 27 को लोग आएंगे, अपने इमरान खान साहब तकरीर करेंगे और सारी बात है चले जाएंगे। तो फिर 28 को कैसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन मुनहरिफ अरकान के हवाले से जिनके ऊपर शक किया जा रहा है कि शायद वो इमरान खान साहब के खिलाफ और अपोजिशन के हक में वोट डालेंगे? यही सवाल लेके चलते हैं अपने मौजूद मेंबरान की तरफ, जो कि इस वक्त हमारे प्रोग्राम के अंदर हमारे गेस्ट हैं। जनाब शेर अली अरबाब साहब, इलेक्टेड MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपका। जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अगेन एन इलेक्टेड MNA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका मियाँ साहब। जनाब सरदार नबील कबूल साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब के बड़े करीब हैं, सियासत को भी समझते हैं, आजकल इस्लामाबाद में हैं और जो हालात हैं उनको बड़े गौर से देख रहे हैं। सियासी प्रेडिक्शंस भी कबूल साहब की बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। सबसे पहले अरबाब साहब, ज़ाहिर बात है आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माशाल्लाह आप कुछ दिन पहले मैं देख रहा था आपकी ट्वीट्स, आप खुद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मिले और आपने कहा इमरान खान साहब बड़े हाई स्पिरिट्स के अंदर हैं, आपने ट्वीट भी किया।
लेकिन ज़रा क्लैरिटी ये दे दीजिए यकीनी तौर पर, क्योंकि आप एक MNA हैं, आपकी भी जिम्मेदारी होगी, आपका भी हल्का है, लोगों को इकट्ठा करके मोबिलाइज करके आप भी 27 तारीख के जलसे के लिए लाएंगे, तो डायरेक्शन क्या है? क्या ये फिर ये समझा जाए कि ये एक जलसा है जो कि 27 को होगा उसका इनेकाद और 27 को ये ख़त्म हो जाएगा? लेकिन जो तासुर फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उससे तो ऐसे लग रहा है कि डी चौक पर बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने एक मजमा जमा होगा और पता लगेगा हर एक को कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर किसी पीटीआई के रुकन ने वोट डाला तो वो कौन है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो इस तरह अभी आपने कहा जब खान साहब से हमारी मुलाकात हुई, जो अभी आपने शुरू में मैं तो देख नहीं सकता लेकिन आपने कुछ क्लिप्स चलाई जिसमें खान साहब ने कुछ बातें की कि जी इंशाल्लाह ये जो है इन्होंने अपोजिशन ने जो ये किया है 3 साल से कह रहे थे हुकूमत आ रही है जा रही है, तो ये चीज़ें हमारे साथ खान साहब ने डिस्कस की। सो जो इंटरनली खान साहब कह रहे हैं वो एक्सटर्नली भी कह रहे हैं, देयर आर नो टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट दिस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि जी अब जो है जिस तरह खान साहब जलसा हम लोग जिस तरह जलसे कर रहे हैं और जिस तरह पॉपुलर वेल अटेंडेड जलसे हैं तो वो तासुर के जी उनकी मकबूलियत कम होती जा रही है। हमारे ये ख्याल नहीं, हमारा ख्याल है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। दूसरी चीज़ जो ये 27 का जलसा है, दिस इज़ बेसिकली अ सॉलिडेरिटी, जेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान की आवाम आके डी चौक में आके एक जमहूरी तरीका है उससे ये देंगे। हाँ, अगर आप उसको धरना, ऑब्वियसली हुकूमत के अंदर कोई धरने नहीं देता, बिकॉज धरने आप अपोजिशन में होकर देते हैं, तो ये कोई धरना वरना नहीं है। दिस इज़ बेसिकली और ये बेसिकली हमारे वर्कर से यही एक आवाज़ आई थी कि जी हम वी वांट टू शो आवर सॉलिडेरिटी एंड आवर लव फॉर आवर लीडर। सो ये 27 वो है। और दूसरा ये है कि जी किसी को जाने नहीं देंगे, तो ये तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता ना कि अब लोग यू कैन नॉट, किसी कानून के तहत आप किसी भी बंदे को हाउस के अंदर जाने से प्रिवेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर पार्टी डायरेक्शन आ गई कि जी बिल्कुल ठीक है, हम लोग जो हैं हमें अंदर जाने, हमें जो है हम एज अ पार्टी पॉलिसी फैसला हो गया कि नहीं, बिकॉज हमने तो नंबर पूरे नहीं करने, हमने तो नंबर्स को कोशिश करना है कि जो हमारे लोग हैं या जो इनका ख्याल है कि उनके साथ हैं वो भी पार्लियामेंट में ना जाए। तो एक पार्टी पॉलिसी आएगी कि जी आप लोगों ने नहीं जाना, तो उसके बाद हाउस में कोई नहीं जाएगा और फिर 172 एक नंबर है उनको पूरी करना है। मतलब मैं इस मुल्क में रहूं, मैं किसी और मुल्क में जाऊं, मैं पार्लियामेंट में हूं, मैं लॉजेस में हूं, मैं अपने घर में हूं, पेशावर में हूं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नंबर उन्होंने वो करने हैं। सो ये सारी चीजें जो हैं, और ये एक देखें सारे एक पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, बट अरबाब साहब ये जरा फरमाइएगा, ये आई अंडरस्टैंड जो आप फरमा रहे हैं मेक्स परफेक्ट सेंस, लेकिन आपने कहा वाकई ये कानूनी तौर पर भी दुरुस्त है, आप किसी को रोक नहीं सकते किसी मेंबर को जाने से। आपने कहा पार्टी डायरेक्शन आ गई, दैट इज समथिंग एल्स, वो एक पार्टी का अपना फैसला है कि मेंबर्स को अगर आप कह रहे हैं कि जा ही ना, अभी आई नहीं है अभी तक। बट सवाल ये है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो तासुर वज़ीर इत्तलात दे रहे हैं, बेशक वर्कर इमरान खान साहब के साथ है, उनकी सॉलिडारिटी के लिए 27 तारीख को आ रहा है, 28 को क्या आप लोगों को जमा करने का कोई इंडिकेशन है आपके पास कि पार्लियामान के बाद आपके वर्कर बाहर आपके वर्कर्स खड़े होंगे और एक एक को गिनेंगे कि जी ये बंदा जा रहा है और ये बंदा इमरान खान के खिलाफ वोट डाल के आया है, ऐसा कुछ होगा? ऐसा इस्लामाबाद में डी चौक में पुलिस के होते हुए, रेंजर्स के होते हुए, पूरी जो है एक हमारा जो जिस तरह का एक लॉ इन्फोर्समेंट का सेटअप है उसके होते हुए इस तरह कैसे हो सकता है? मतलब हाँ देखें, कुछ होती है पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब अगर मैं मेरा एक नज़रिया है, एक सोच है और मैं उसके ऊपर जाऊँगा तो क्या कोई मुझे रोक सकता है? और डी चौक में आप 10,000 बंदा लाके खड़ा कर दें, 10 लाख खड़ा कर दें, वो तो भर जाएगा। इवन 10,000 भी काफ़ी है। सो ये जो हम हायर नंबर्स की कोशिश कर रहे हैं या जो वो कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है जो हमारे वर्कर्स हैं और जिस तरह की वो माहौल, वेदर दे आर वेल इन्फॉर्म्ड और इल इन्फॉर्म्ड जो भी है, लेकिन उनकी एक अपनी लीडर से अकीदत है, उसको ना मैं डिनाई कर सकता हूं ना आप डिनाई कर सकते हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नून की लीडरशिप के साथ उनकी वर्करों की, आई कैन नॉट क्वेश्चन दैट, नहीं जी तो जी अभी भी शहीद हो या जरदारी, बट एक देयर इज अ राइजिंग थ्रेट, देयर इज अ लूमिंग थ्रेट अरबाब साहब, वो भी है कि जारी बात है मौलाना ने भी कॉल दे दी है, ये कोई कि 23 मार्च को ऑब्वियसली एक लॉन्ग मार्च है जो कि पीडीएम का आएगा और वो भी इस्लामाबाद आएगा, क्योंकि तासुर ये क्रिएट कर दिया गया है कि जैसे इस्लामाबाद के अंदर कोई एक तरफ पीटीआई के वर्कर जमा हो जाएंगे, फिर मौलाना ने कॉल दे दी और वो तो कह रहे हैं हम ये कर देंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे। सो दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इससे तासुर ये जा रहा है कि खुदा ना खास्ता कैपिटल अंडर सीज होगा या कोई खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नहीं, देखें आपकी बात देखें,
23 मार्च 4 दिन के बाद 27 मार्च, दो अलग इवेंट्स हैं। ठीक, दो अलग इवेंट्स हैं। हमारा एक दिन का जलसा है, हमने धरना नहीं देना, हमने उधर बैठना नहीं है। हाँ, अगर 23 मार्च वाले धरने के इरादे से आते हैं तो फिर तसादुम वहां से होगा, हमारी तरफ से नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, मुझे नबील कबोल साहब एक जरा ये बताइएगा, मैं मियां साहब के पास भी आता हूं, लेकिन अभी उनकी जमात की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर जनाब शबली फराज साहब वो कह रहे हैं आपकी कांपे टांग रही हैं या जरदारी साहब की टांग रही हैं। मसला ये है कि आप खत लिख रहे हैं अपने मेंबरान को, जरदारी साहब लिख रहे हैं कि भाई अगर इधर उधर हुए या ना आए तो 63 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि वो कहते हैं ना कि ऑल इज नॉट वेल, तो कहीं भी सिस्टम जा सकता है। ये हुकूमत के लोग इधर उधर नहीं हो सकते, आपके साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। अव्वल तो देखें, मैं मुनीब ये समझता हूं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बार बार जब जलसा करते हैं वो भूल जाते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड हो गए हैं और वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं और ऑपोजिशन लीडर के तौर पर जो है वो मौला जट वाली तकरीरें करते हैं। मुझे बताएं कि आज जो चौधरी फवाद ने एक बात कही है कि कौन माई का लाल हम देखते हैं वोट इमरान खान के खिलाफ देकर वापस जा सकेगा, तो ये इस तरह के जब प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर जब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो फिर आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने भी 23 मार्च को ऐलान किया है और 23 मार्च को जब ये धरना की सूरत पे जब हम पहुंचेंगे 26 की रात यहाँ पर और 27 को डी चौक पे इनका जलसा होगा और पार्लियामेंट हाउस के सामने शारे दस्तूर पे हमारा धरना होगा, पीडीएम का धरना होगा, मतलब ऑपोजिशन का। तो अच्छा, क्या धरना ये देंगे? बिल्कुल धरना देंगे, बिल्कुल धरना देंगे। और धरना देने की वजह यह है कि हम देखते हैं कि कौन माइका लाल हमें वोट देने से रोकेगा। हमारे लोग, हमारे कारकुनान, पीडीएम के कारकुनान, मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अभी डिसाइड करना है कि वो उसके वर्कर्स होंगे या नहीं होंगे, वो तो लीडरशिप डिसाइड करेगा। लेकिन पीडीएम के कारकुनान जो है वो सिक्योरिटी देंगे अपने एमएनएस को कि वो वोट डालने अंदर जाए और हम देखेंगे कौन माइक का लाल हमें रोकेगा। ये वजह। दूसरी बात ये है, एक बार आप है ना अरबाब साहब आपकी मैंने सुनी, अब आप मेरी भी सुने। दूसरी बात आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने क्यों जो है ये कहा है, तो देखें ये एक आईनी तरीकेकार है, ये एक अपने मेंबरान को सबको जो है इकट्ठा करने के लिए वो पीटीआई ने भी ये बात की है और मुस्लिम लीग नून ने भी की है और पीपल्स पार्टी ने भी किया है। तो जब ये सूरत हाल पैदा होगा, जब हमारे एमएनएस को रोका जाएगा, तो हम ये समझते हैं कि हम अपने एमएनएस को सिक्योरिटी देंगे। हमारे नबील कबूल साहब एक बात है, आपके नबील भाई आपके एमएनएस को तो कोई नहीं रोक रहा ना, वो तो अपने लोगों की बात चौधरी साहब ने कि अगर पीटीआई के कोई मुनहरिफ हुआ रुकन और इमरान खान साहब के खिलाफ किया, वो उसकी बात कर रहे हैं। आपके लोगों को तो रोकेगा कोई नहीं। सवाल ये है कि आपको इसका मतलब है कम से कम पीएमएलएन की तरफ से तो ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा गया कि नहीं कोई रुकन इधर उधर हुआ तो कार्रवाई करेंगे या कुछ ऐसा हो रहा है। आपकी जानिब से ये कहा गया है, एक तरफ आप लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, महंगाई मार्च लेकर आ रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपको ये खत लिखने की जरूरत पड़ रही है। तो हुकूमत ये समझ रही है कि अगर नंबर आपने पूरे करने हैं और आपका दावा है कि आपके पास ज्यादा नंबर है, लेकिन हालत आज ये है कि आप लेटर लिख रहे हैं अपने अरकान को, इसका मतलब है कि आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है 100% कि आपके नंबर पूरे होंगे। अव्वल तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई लेटर मैंने तो नहीं देखा है, ना मेरे इल्म में है कि किसी एमएनए को कोई ऐसा लेटर मिला है। किसी शायद एक दो चैनल में ये चला है, अव्वल तो मैंने नहीं देखा है पर्सनली। तो इसके ऊपर मैं इसलिए कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ जो चीज मैंने नहीं देखी है, ना मेरे नॉलेज में, ना मैं समझता हूँ। ऐसी बात है, हमें अपने एमएनएस पे पूरा ट्रस्ट है, हमारे अपने एमएनएस पे। और हमें जो है हमें अपने साथ जो गवर्नमेंट के एलाइज हैं, जो उनके साथ थे, हमें उन पे भी ट्रस्ट है, क्योंकि उन्होंने हमें यकीन दयानी करा चुके हैं कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमारा साथ देंगे। तो हमें उनको भी प्रोटेक्शन देना है। आपने कहा ना कि जी प्रोटेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी को तो मसला नहीं है, नून को मसला नहीं है, लेकिन वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ हैं, जो इनके अपने पार्टी के लोग हैं,
उनको भी हम सिक्योरिटी देंगे। और वो किस सूरत में होगा कि 10 लाख लोग अगर ये डी में जमा करेंगे तो 10 लाख लोग 28 तारीख को पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होंगे ताकि हमारे कारकुन जो है वो विद सिक्योरिटी अंदर जाके वोट देकर आए। तो इसलिए ये इस तरह के डोज धमकियां हमें ना दे। ठीक है, लेकिन चले धमकियां तो खैर दोनों तरफ से दी जा रही हैं। मौलाना हुकूमत को दे रहे हैं, हुकूमत की तरफ से आपको दी जा रही हैं, या उन मुनहरिफ अरकान को जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट करें। बट मियां जावेद लतीफ साहब, हालात ठीक है सर, या मामला जो है वो आप 2-4 दिन पहले तक तो मामला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन, क्या आज भी मामला वही खड़ा है, या आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब की आज की तकरीर के बाद आपको लगे कि वो ज्यादा पुरएतमाद नजर आए, हालात को उनके फेवर में जा रहे हैं? क्योंकि आप इस हवाले से बड़े बाखबर भी हैं, समझते हैं हवा किस तरफ चल रही है। हवा हुकूमत के खिलाफ ही है अभी भी, या अब मामला बैलेंस्ड है? नहीं मुनीफ फ़ारूक साहब, शुक्रिया आपका, मगर मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हवा का रुख भी बताता हूँ और जो धमकियाँ दी जा रही हैं उसकी भी बात करना चाहता हूँ। अरबाब साहब ने जो बात की बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बात है। एक पार्लियामेंटेरियन की यही गुफ्तगू होनी चाहिए कि कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती रोक सकें या आप ज़बरदस्ती किसी का वोट डलवा सकें। ये तो उन्होंने बात की, अच्छी बात है। अब हमारे पास इस सूरत हाल से निकलने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये था कि जब हम जलसे जुलूस करते थे मुनीब साहब, तो हमें कहा जाता था कि कभी जलसे जुलूसों से हुकूमतें जाया करती हैं। ये मुनीब फ़ारूक साहब बारहा हमें कहा करते थे, और हम ये कहते थे कि हम माहौल बना रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि क्या जुल्म सितम ये हुकूमत वक्त कर रही है। सो हमारे जलसे जुलूसों में या ज़िमनी इंतखाबात में लोग हमारी बात को सेकंड करते हुए वोट भी देते थे, जलसे जुलूसों में आते भी थे। दूसरा तरीका था हमारे पास, हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि इस जद्दोजहद में हुकूमत वक्त जो है वो शर का अंसर जो था वो मनसूबाबंदी कर रही थी इसे पुरतशद्दद बनाने के लिए, जो उन्होंने खुद भी जलसे जुलूस अनाउंस कर दिए और 27 तारीख की डेट दे दी। ठीक है, हमारे पास जो रास्ता था इस हुकूमत से जान छुड़ाने का, आइनी रास्ता गैर आइनी हुकूमत को गिराने के लिए, वो था अदम एतमाद का। अब जो अदम एतमाद का तरीका है उसमें वोट डालने अरकान असम्बली ने, अरकान असम्बली की तादाद अगर हमारे पास पूरी ना होती तो अदम एतमाद हम कभी भी लेकर ना आते होमवर्क के बगैर। जब हम ले आए तो उसके बाद आ जाता है तीसरा ऑप्शन जो अभी आपने बात की कि 3.5 साल सपोर्ट रही उन हलकों की जिन्होंने हुकूमत बनाई, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन चुराए और हुकूमत को चलाते रहे। अब वो सपोर्ट अगर नहीं थी तो हम लेकर आए अदम एतमाद। अगर वो सपोर्ट नहीं दोबारा मिलती इमरान खान को तो किसी तौर पर भी अदम एतमाद से इमरान खान साहब नहीं बच सकते, क्योंकि शो ऑफ हैंड है, कोई खुफिया रायशुमारी तो है नहीं कि ना जाने क्या हाथ हो गया, क्या मशीन के जरिए हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से, या कोई और धुंध छा गई। ये तो बिल्कुल शो ऑफ हैंड है। अब इसका मैं एक तरीका अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। हुकूमत जो है अगर उनके पास अरकान पूरे हैं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है धमकाने की, गुंडागर्दी करने की, भाषण देने की, या फवाद चौधरी साहब या हों शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हों उनको ये कहने की कि हम डी चौक भी ब्लॉक कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं असेंबली का गेट ब्लॉक कर रहा हूँ। किसका जिगरा है कि वो वहाँ से कलेजा है कि वो जाए और आए वापस। अब मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमतें इस तरह की जाती हैं या हुकूमतें जो हैं बट वो तो अपनी अवाम को या अरकान असेंबली को इस तरह गुंडागर्दी की ज़बान इस्तेमाल करती हैं? बट मियां साहब ये सियासी स्टेटमेंट्स है ना, ये बताएं सियासी साहब ने फरमाया है कि ये सियासी स्टेटमेंट निकल गई। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही ज़बान इस्तेमाल करें। कल 1 सेकंड मुनीब, मैं मान लेता हूं, आपकी बात मान लेता हूं
क्योंकि आप इतने ताकतवर हैं, और ताकतवर इसलिए हैं कि मैं आपसे बड़ा अच्छा अपना तल्लक समझता हूं। कल फवाद चौधरी ने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में ये बात कही मुनीब साहब कि हम ताकत के बल बोते पे इस अदमे एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे, देखते हैं कौन आएगा। अब मुझे ये बताएं कि जिसके पास मेंबर पूरे हों, जिसके साथ इत्तेहादी खड़े हों, उनको ये ज़बान बोलने की ज़रूरत है? और फिर मुझे ये बताएं कि हमारे पास आईनी रास्ता कौन सा रह जाता है कि हम अवाम की आवाज़ बने और इस हुकूमत वक्त को चलता करें। आज आपने एक नई बात और सुनिया मुनीफ फ़रूक साहब, कल तक इमरान खान साहब ये फरमाते थे अवाम की तो बेचारी पीछे रह गई ना सर, वो इमरान खान साहब खुश हो रहे हैं मेरे खिलाफ अवाम भूल गई है बिजली, महंगाई, सब कुछ सब भूल गए हैं अवाम। क्या इनकी बड़कों से भूल गई है, या अदम एतमाद की तहरीक लाने से भूल गई है, या बिजली के रेट कम हो गए हैं, या महंगाई कम हो गई है, या पेट्रोल के रेट कम हो गए हैं, डॉलर नीचे आ गया? क्या चीज हो गई है कि इमरान खान साहब की सूरत पसंद आ गई है उनको, जो 3.5 साल में पसंद नहीं आई? ठीक है, क्या वजह हो गई? लेकिन ये जो रवैया है ये तसादुम की तरफ जा रहा है, ये रवैया तसादुम की तरफ जा रहा है। ठीक है मियां साहब, एक सेकंड मुझे ब्रेक लेता हूं, वहां पर वापस आते हैं। मैं जरा यही सवाल और यही मामला जरा रखते हैं अरबाब साहब के सामने और मियां जावेद लतीफ साहब के सामने। एक तो ये कि इमरान खान साहब आज ये समझते हैं कि वो इतने पॉपुलर हैं और उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, लोग अभी भी उन पर एतबार करते हैं, ऑपोजिशन पर नहीं करते, और ये कि जो रवैया हुकूमत अपनाए हुए है ये कितना जस्टिफाइड है सियासी तौर पर भी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बाब साहब देखिए, ये आर्गूमेंट या ये एतराज़ तो दुरुस्त है ऑपोजिशन की जानिब से कि हुकूमत जिस तरह से या ख़ास तौर पर फेडरल कैबिनेट के कुछ मेंबरान एक बाकायदा तौर पर थ्रेटन कर रहे हैं, चाहे अपने लोगों को या पीडीएम के लोग हों, अपोजिशन के लोग हों, उनको कि आप वोट डालें इमरान खान के ख़िलाफ़ तो आपको लग पता जाएगा, और फिर हम जिस तरह मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई मीटिंग हो या कोई जलसा हो, रवैया एक तरह का है। और ज़ाहिर बात है तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान साहब इसको इनकरेज भी कर रहे हैं ख़ुद ज़ाती तौर पर कि ठीक है अगर ये लोग करेंगे तो फिर इन्हें सबक सिखाया जाएगा। दूसरी तरफ इत्तेहादी आज ये कह रहे हैं कि जी जो जितने इत्तेहादी हैं, PMLQ है, कोई भी वो फोर्थ राइट नहीं है आपके साथ, कोई ये आज के दौर वक्त में नहीं कह रहा कि जी बिल्कुल भी यार जो 2 हफ्ते पहले की स्टेटमेंट्स थी वो आज नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि टिल्ट है वाज़े अपोजिशन की जानिब। सियासी तौर पर इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर PTI, इसीलिए फिर इस स्टेज पर आप आ गए हैं या आपकी हुकूमत आ गई है, जमात आ गई है कि आप बाकायदा तौर पर थ्रेटन कर रहे हैं लोगों को, सियासी तौर पर डरा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये नबील गवल साहब को मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैं बोला भी नहीं था, सो उसको आपने शायद क्लैरिफाई नहीं किया। आई डिडंट इंटरप्ट हिम। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी नबील गवल साहब ने कहा कि जी हम अपने बंदे लाएंगे प्रोटेक्शन के लिए, तो ये कोई नॉर्दर्न अफगानिस्तान है? ये कोई यहाँ हर कोई अपने कारकुनों के साथ प्रोटेक्शन देगा? ये ज़रा बातें जो है ना सरकार के होते हुए, हुकूमत सरकार के होते हुए, पुलिस सर्विस है, सिविल सर्विस है, ये तो हमारे महतात नहीं है, एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट। उसमें जो है अगर इस तरह और लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो जिम्मेवारी हुकूमत की होती है। सो बेसिकली एक तो ये चीज़ इसको बिल्कुल आप भूल जाएं कि यहाँ पे हुकूमत जो है वो तसादुम होने देगी। 23 की कॉल थी मौलाना साहब की, 27 की कॉल हमारी है, इसमें 4 दिन का फ़र्क है। अगर आप 23 को खींच के 27 तक ले जाएं तो वो अनफॉर्चुनेट हो गया, लेकिन उसको भी इंशाल्लाह वो किया जाएगा। अब जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये खान साहब की तरफ से इंकरेजमेंट हुई थी, हम मिले थे, हमारे साथ हम कल अगले दिन को और कॉलीग्स मिले थे, हम आपस में डिस्कशन करते हैं, किसी को ये कहा नहीं गया कि जी आपने थ्रेटन करना है, आपने वो करना है। हम ही है ना बेसिकली जो 27 को लोगों को गैल्वनाइज करेंगे, बिल्कुल किसी और को तो नहीं। सो ऐसे कोई खान साहब से कोई डायरेक्शन इस तरह की नहीं है कि जी आपने ये करनी। पहली बात। दूसरी बात ये है, जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये गैर आइनी हुकूमत, इतनी गैर आइनी हुकूमत थी तो 3.5 साल रहने की होती, सबके सब इस्तीफे दे देते, हुकूमत असेंबली ने चलना ही नहीं था। लेकिन उधर आपने फिर यू हैड टू, आपने फिर सिंध में भी हुकूमत को जो है वो करना था, वहाँ पे फिर इंटरेस्ट आ जाते हैं, कॉमन इंटरेस्ट। मैं आपको बड़ा क्लियर बात बताता हूँ, मुझे क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे मतलब। और दूसरी बात, किसी इत्तेहादी जमात ने, किसी ग्रुप ने डेफिनेटिवली कहा है कि जी हम इनके साथ हैं। एवरीबडी इज प्लेइंग अ वेटिंग गेम। सियासत है ना, तो सियासत कर रहे हैं ना, वी आर प्लेइंग। और
होना जो कुछ भी है वो हाउस के अंदर होना है। बाहर हम बाहर जाए, हम बढ़ के मारे, ये लोग बढ़ के मारे, कहानियां करें, एक पहाड़ मारे दूसरा पहाड़। व्हाट विल डिसाइड द फेट इज इनसाइड द हाउस, नॉट आउटसाइड। तो बाहर जो चीजें हैं वो तो हम भी करते रहेंगे, वो भी करते रहेंगे, लेकिन दो चीजें जो मैंने आपको क्लियर कर दी, प्राइम मिनिस्टर से कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो करें। कुछ हमारे हर पार्टी में, इनकी पार्टी में, हर पार्टी में देयर आर पीपल हु आर हॉक्स, देयर आर पीपल हु आर डव्स एंड देयर आर पीपल हु आर अ बिट ऑफ बोथ एट डिफरेंट टाइम्स। तो हर उस तरह की चीजें आएंगी, बट कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। सो ये बात जो है ना, ये कि जी ये अब बेसिकली ठीक है अरबाब साहब, व्हाट अबाउट दी आपके एलाइड पार्टीज, अगर वो टिल्ट आज शो कर रहे हैं वाज़ेह ऑपोजिशन की जानिब, जरा उस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए टिल्ट वो होता है ना, ये तो देखिए ये सब्जेक्टिव है। मुझे आपको लगेगा टिल्ट है, मुझे लगता है कि नहीं, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट एंड दे आर स्टिल डिस्कसिंग। और खुद कह रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर हमारी तरफ है, परवेज इलाही साहब खुद फरमा रहे हैं, ठीक है ना। परवेज इलाही हमारे 4 इत्तेहादियों में से एक इत्तेहादी है, उनकी तरफ से एक है, बट एंगेजमेंट जारी है। फैसला तब होगा, क्लैरिटी तब होगी जब ऐलान कर देंगे कि जी नहीं, हमने इनके साथ जाना है, उनके साथ जाना है। वो ऐलान नहीं आया है। और मैं आपको बड़ा कैंडिडली बताता हूं कि और ये हमारे साथ हुआ था, हमारे साथ सेनेट में भी हमारे साथ इस तरह का हुआ था। चेयरमैन सेनेट के उसमें आपने देखा, वो भी शो ऑफ हैंड ही था ना, कि नहीं था वो शो ऑफ हैंड। अक्सरियत के लोग हार गए, अकलियत के लोग जीत गए। तो these are it is wide open, it's an anybody's game। और जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है, हम में से कोई इतना मोरल डाउन नहीं है हमारा कोई। और ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वो अलग बात है, बट विद इन दी फाइटिंग स्पिरिट ऑफ दिस गेम मैं अपना खुल के बताता हूं, इतना मोरल डाउन नहीं है। और आई थिंक मेरा कभी इम्कान है, डिस्पाइट सारे अप्स एंड डाउन, इट्स गोइंग टू बी मेलो ड्रामा, प्रिवेल इंशाल्लाह अल्लाह से तवक्को हम ही करेंगे। ठीक है, चले ठीक है, आप बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बट नबील कबूल साहब, एक बात कम से कम अरबाब साहब ने भी यहाँ क्लियर कर दी है, और वो ये कि किसी तरह का तसादुम रियासत नहीं होने देगी, ना आपकी जानिब से ना हुकूमत की जानिब से। 27 का जलसा होगा, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो एक जलसा है, ज़ाहिर यकजहती है इमरान खान साहब के साथ, कोई तसादुम नहीं होने जा रहा। सियासी तौर पर ये भी बात जस्टिफाइड है, कुछ लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग ज़रा कम अग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं होते। सो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। एट दी एंड नंबर गेम है, आप नंबर साबित कर पाएंगे, क्योंकि क्लेम आपका है कि इमरान खान साहब अक्सरियत खो चुके हैं और आप अदम एतमाद को कामयाब बना नंबर ले आएंगे तो मामला हल हो जाएगा। मुनीब, 4 महीने पहले मौलाना फजल रहमान ने, पीडीएम ने ऐलान किया था लॉन्ग मार्च का, 4 महीने पहले 23 मार्च का। और उस 23 मार्च के ऐलान के बाद फिर अभी इन्होंने 4 दिन पहले जो है 27 मार्च का ऐलान किया कि 27 को जो है ये डी चौक पे जलसा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर अगर तसादम नहीं चाहते हैं तो वो लाहौर में जलसा करें, वो पिंडी में जाके जलसा करें, वो कहीं और जलसा करें। जरूरी है आपको कि जब पीडीएम का जुलूस आएगा पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में, और उसी दौरान आप डी चौक में करें, इसका मतलब तसादम कौन चाह रहे हैं? तसादम आप चाह रहे हैं, हुकूमत चाह रही है जानबूझ के। और मैं पिछले अपने कई शोज में कह चुका हूं कि इमरान खान खुद ये चाहता है कि वो सियासी शहीद बने। इमरान खान इस हुकूमत से, इस प्राइम मिनिस्टर के सीट से उतरना चाहता है और बाद में अवाम के पास जाएगा रोना धोना कि देखो मुझे निकाला गया और मैं करप्शन के खिलाफ था। जो ये बातें कर रहा है ये एक उसका इलेक्शन स्पीच है जो ये करता है। निकाले तो तब जाएंगे ना, निकाले तो तब जाएंगे जब तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी। अभी तो आपने नंबर शो करने हैं। मैं लेट मी कंप्लीट। मैं यही बात कह रहा हूं कि हमारे नंबर्स कंप्लीट है। हमें आज भी 21 पीटीआई के एमएनएज ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि अगर आप लोग चाहें तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह सकते हैं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ऑपोजिशन का साथ देंगे, लेकिन हमने उनको मना किया हुआ है। हम नहीं चाहते कि उनके प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन उसके अलावा हमारे पास एलाइज के पूरे वोट है। हमारे नजर में 182 हमारे कंफर्म वोट्स हैं। 182 वोट पड़ेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। रही बात इमरान खान की कि तसादम नहीं चाहते हैं तो वो अपना वेन्यू चेंज करें, क्योंकि आपसे पहले पीडीएम ने ऐलान किया था कि 23 मार्च को यहाँ पर लॉन्ग मार्च करेंगे, 26 की रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे और 27 को हम धरना देंगे इसी इशारे दस्तूर पर। नहीं, तो
नहीं, ये वो आपको जलसे की जगह कहीं और दे देंगे, आप पता नहीं हुकूमत ने क्या इस हवाले से फैसला किया, क्योंकि कशीदगी इतनी बढ़ गई है। मियां साहब, एक बात क्लियर है, कोई तसादुम रियासत नहीं होने देगी, रियासती इदारे नहीं होने देगी, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर आप खुद इनकरेज करें, मौलाना साहब ने भी, इमरान खान साहब ने कॉल दी, मौलाना साहब ने भी कहा कि आ जाएंगे लोग और छठी का दूध याद दिला देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये जहन में रखिएगा कि जिनके बारे में आप कह रहे हैं या हर कोई कह रहा है कि जी बहुत अच्छा है जी, न्यूट्रल हो गए, सब कुछ हो गया, मुख्तदर हल्के न्यूट्रल हो गए, ये जहन में रखिए कि फिर कोई ऐसी स्टेज ना आ जाए जहां पर आपकी सियासतदानों की हुई गलतियों की वजह से वाकई रियासत को कोई सख्त फैसले लेने पड़ जाए। नहीं मुनीब, मैं पहले तो ये अर्ज़ कर दूं कि दुनिया की तारीख गवाह है कि जहाँ कहीं हुकूमत वक्त ने अपनी हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, अंधे इंतकाम के लिए पुरतशद्दद रास्ता इख्तियार किया, वहाँ रियासतों को नुकसान पहुँचा। अब इसमें पहल कौन कर रहा है, इसकी धमकी कौन दे रहा है, ये मेरा ख्याल अब ढकी छुपी बात नहीं है, ये बात इमरान खान कह रहे हैं। अब आ जाएँ जो बात आप कह रहे हैं कि अदारे ऐसा नहीं होने देंगे। बात सीधी सी है कि रियासत उसी को कहते हैं जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं रियासत को, वो अपने बच्चों को खून रेजी से बचाती है। मगर जब आप एक चीज़ से पे डट जाएं, आप ये बात कहना शुरू कर दें कि मेरे ख़िलाफ़ क्योंकि ये बात होगी लिहाजा मैं ये बात करूँगा, जब आप गुंडागर्दी पे उतर आते हैं और पिछले 15 दिन से आप एक ही रट लगाए हुए हैं, किसी ने उसको लगाम दी, किसी ने रोका नहीं, आज तक रोका। और उसके जवाब में अगर आप अपनी हिफाजत के लिए, और वो भी आप 1 महीना पहले से अनाउंस कर चुके हों 23 मार्च का मार्च, और जब आप अदम एतमाद की तहरीक लाए उसके बाद आपने 23 मार्च का जिक्र करना छोड़ दिया, महज इसलिए कि 23 मार्च को मार्च करने का भी मकसद वही था, इमरान खान को घर भेजना, और अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के बाद फिर कुछ जवाब नहीं रह जाता था कि हम 23 मार्च को भी उस तरह का मार्च या एहतजाज करने की कॉल देते। मगर आज जो दे रहे हैं वो उस मजबूरी के आलम में दी जा रही है कि आप पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, चले वो अब अपनी जगह पर बारी बात है। ये एक ऐसी सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो गई है, इमर्ज कर रही है, सियासी तौर पर कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। एक बात जो कि हौसला अफजा है, जो कि हुकूमत की जानिब से यानी अरबाब साहब की जानिब से कही गई है कि अगर जलसा होगा तो वो 27 तारीख को होगा। कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई धरना हो रहा है, धरने हुकूमतें देती भी नहीं है, हुकूमत के अंदर हुकूमती जमातें धरने नहीं देती, और कोई अगर हॉस्टाइल सिचुएशन होगी तो रियासती इदारे इसको रोकने के लिए मौजूद होंगे। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक अहम सेगमेंट हमारे साथ है, हमारे साथ रहिएगा। क्लाइमेट चेंज की बहुत बात की जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बात की जा रही है। पाकिस्तान का इसके अंदर क्या रोल है, या पाकिस्तान किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है? पाकिस्तान के अंदर एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, उसका इनेकाद किया जा रहा है 2022, और कल इसका इनेकाद हो रहा है। हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गियास खान साहब, जो कि CEO हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन, प्रेसिडेंट हैं OICCI के, यानी ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत शुक्रिया गियास खान साहब। नेचुरली लोगों का इंटरेस्ट भी है, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से भी लोग जानना चाहते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर पाकिस्तान क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, लोग जानना चाहते हैं। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट जो पहली चीज़ ज़हन में आती है कि ये जो पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है 2022, इसको कराने का मकसद क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि ये पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2022 कल इंशाल्लाह मुनक्कद की जा रही है, और OICCI इसको अपने प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसको आप एक फॉलो अप समझें जी COP26 का। तो COP26 जैसे आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, पिछले साल उसका इनेकाद हुआ था और उसके अंदर पाकिस्तान ने भी शमूलियत की थी। तो ये कॉन्फ्रेंस आप समझें कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स को, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को और हमारे को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हम लेके आ रहे हैं,
और इसके अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे कि जी पाकिस्तान के अंदर इसका COP26 का में जो डिसीजंस हुए हैं, जो बातें हुई हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में किस तरीके से की जाएगी। तो उसका आप उसका आगाज समझें। ठीक हो गया, परफेक्ट। एक जो चीज़ ऑब्वियसली लोग आपके ज़रिए जानना चाह रहे हैं, ज़ाहिरी बात है, ऑब्वियसली यू आर वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स, कि इस माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में किस किस्म का पैगाम जा रहा है लोगों को और किस किस्म की मालूमात शेयर की जाएंगी। बेसिकली लोग इससे जानना चाहते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। देखिए जी, पहले सबसे इसमें 2-3 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जहां तक कार्बन एमिशंस का ताल्लुक है, ये बात एक फैक्ट है कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत कम है, 1% या समझे मुश्किल से 1% है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान 5वां सबसे ज्यादा वल्नरेबल मुल्क है जहां तक क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक है। तो हमारे लिए इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरा ये जनाब के अगर आप समझे कि हमारा जितना एक्सपोर्ट सेक्टर है, जिसके अंदर टेक्सटाइल सबसे आगे है, तो हमारे बहुत से कस्टमर्स हैं जो कि अब हमसे कुछ स्टैंडर्ड सस्टेनेबिलिटी के, एनवायरनमेंट के डिमांड करेंगे। तो अगर पाकिस्तानी बिजनेसेस को ग्लोबल सतह पे कंपेटिटिव होना होगा, तो इसकी अवेयरनेस भी, इसकी रिपोर्टिंग भी, और हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे बिजनेसेस अपनी कार्बन एमिशंस को कम करें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो ये सब चीजें हैं जिसका आप समझे एक तरह से आगाज हो रहा है, जिसमें हम एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आगे अब किस तरह बढ़ा जाए। अच्छा, ये रियाज खान साहब, बड़ी दिलचस्प बात है। ऑब्वियसली यहाँ पर लोग इसके बारे में बात ज़रूर होती है, लेकिन शायद वो अवेयरनेस नहीं है। आई एम श्योर इस कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों में वो अवेयरनेस भी आए। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि देखिए, मौसम या माहौलियाती तब्दीली ये पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है, और साथ ही साथ ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का इसके अंदर जो अब तक किरदार रहा है वो कैसा है, और मौजूदा हुकूमत या मौजूदा ऑब्वियसली जो डिस्पेंसेशन है, इसने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर। देखिए जी, पाकिस्तान का किरदार इस क्लाइमेट डेग्रेडेशन के अंदर बहुत कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन कोई 1% से भी कम है। लेकिन हम सिर्फ ये सोच के इसकी तरफ से बिल्कुल दूसरी तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक बहुत वल्नरेबल है जहां तक क्लाइमेट चेंज का ताल्लुक है। हम एक एग्री इकोनॉमी है, तो वाटर यूसेज वगैरह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमें हमारा, आपको जैसे पता है कि एक्सपोर्ट एक हमेशा से चैलेंज रहा है, और आगे जाते हुए भी हमें अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को आगे मजीद तरजीह देनी होगी। तो वो स्टैंडर्ड्स जो कि एक किसी भी ग्लोबली कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होंगे, वो हमारी कंपनीज को अडाप्ट करने ज़रूरी होंगे, क्योंकि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, या कहीं पे भी हो, वो अब ये कंडीशंस, एनवायरनमेंट को बचाने की कंडीशंस, कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने की कंडीशंस अब हम पे लागू करना शुरू करेंगे। हुकूमत ने काफ़ी इसमें आगे बढ़ के काम किया है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देख लें, तो हुकूमत ने दावा किया है कि 60% हमारी एनर्जी 2030 तक रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी, 50% कमी होगी हमारी मुल्क के कार्बन एमिशंस में। ये बड़े मुश्किल टारगेट्स हैं, ये कोई आसान टारगेट्स नहीं है, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम ग्लोबल एक्सपर्ट्स की राय लें कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। हम पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पे ला रहे हैं, ताकि जब तक मुल्क के अंदर करेक्ट पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। और इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी भी आ रही है इस इवेंट के ऊपर, ताकि इरादा ये है कि हम तीनों साथ मिलकर बैठें, सीखें, पॉलिसी मेकिंग करें, और फिर हम आगे बढ़ सकें। अच्छा, जो रियाज खान साहब, जो गुज़िश्ता साल ग्लासगो में हुई थी कॉन्फ्रेंस UN के ज़ेरे तमाम, उसके क्या मकासद थे, और क्या पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है उन मकासद को फॉलो करना? जी देखिए, जो आप समझें कि जो 2015 में पेरिस अकॉर्ड हुआ था, उसके अंदर सब मुल्कों ने इरादा किया था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए। तो ग्लासगो में जो COP26 इवेंट था, वो उसको उसी ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए सब मुल्कों को वो साथ लेके आए हैं, और ये पुख्ता किया है इस इरादे को कि
कार्बन एमिशंस जो हैं वो कम किए जाएंगे, और इसमें बहुत से मुल्कों ने साइन अप किया है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अब देखें, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। हम पाकिस्तान ने भले चाहे कंट्रीब्यूट कम किया हो, लेकिन फिर भी हम इस दुनिया का हिस्सा हैं, और अगर हमने इस दुनिया में रह के एक्सपोर्ट करनी है, बिजनेस करना है और काम करना है हमारी कंपनीज ने, तो ये हमारे पास चॉइस नहीं है। और अब जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इस इरादे को अब एग्जीक्यूशन के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, तो जिसमें पॉलिसी मेकर्स का होना भी बहुत जरूरी है और बिजनेस कम्युनिटी का भी। अच्छा, ये एक जो ऑब्वियसली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग इस आपको यकीनी तौर पर अहमियत भी आपके सेगमेंट को देंगे, लोग सुनना भी चाहेंगे, हम ज़्यादा तवज्जो नहीं लेते, लेकिन क्या ख़तरात हैं? आप ऑब्वियसली आपको इसके बारे में काफ़ी है, इसके बारे में पता है, तो ख़तरात क्या हैं वंस के अगर हम इसको नहीं एड्रेस करते माहौलियाती तब्दीली को राइटली, तो ख़तरात क्या है हमारे लिए? देखिए जी, जो कार्बन एमिशंस हैं उसके अंदर इम्पैक्ट पूरी दुनिया को होगा। तो इसके अंदर आपके फ्लड्स आ सकते हैं, सप्लाई चेन चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत कैटास्ट्रॉफिक डैमेज दुनिया को इसका हो सकता है। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगी, लेकिन अगर एज पाकिस्तानीज हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो हमारे लिए दुनिया के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब आप देखें, आपके एक्सपोर्ट सेक्टर के काफी कस्टमर्स हैं जो कहेंगे कि भाई आपका कार्बन एमिशंस इतने होने चाहिए, तो अगर हम उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे तो वो हमसे बिजनेस करना बंद कर देंगे। तो इसका एक तो इम्पैक्ट है जो कि ह्यूमन काइंड को होगा ऑन अ ग्लोबल लेवल, बट अगर एज पाकिस्तानीज अगर हम अगर हम एक सही रोड मैप को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें दुनिया के अंदर बिजनेस करना, हमारी कंपनीज को बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये आप समझें कि एक ऑप्शन नहीं है अब हमारे लिए इस पे सही तरह अमल कर। ठीक। अच्छा ग़यास खान साहब, ये भी ज़रा बताइएगा कि जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, अब कौन सी ऐसी मिसालें आप कोट कर सकते हैं या प्रैक्टिसेस कोट कर सकते हैं जिससे जिनको अपना के या जिनको फॉलो करके जो माहौलियाती तब्दीली है उसके अंदर को कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए जी, सबसे पहले तो जो जहां तक CO2 एमिशंस की बात है कि जो कि मेन आप समझ ले चैलेंज है, और COP26 में भी जिसमें उसी पे फोकस किया गया, वो सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें उन फ्यूल्स के ऊपर शिफ्ट होना होगा फ्रॉम अ पावर जनरेशन पर्सपेक्टिव जिनसे कार्बन एमिशन ज्यादा नहीं होते या कम होते हैं या होते ही नहीं। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें शिफ्ट होना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमें शिफ्ट होना होगा, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं होगा, हमें फिर उन कार्बन एमिशंस को प्लांट्स, ट्रीज और प्लांटेशन करके ऑफसेट करना होगा, ताकि जितने हम कार्बन एमिशंस कर रहे हैं कम से कम हम प्लांटेशन करके दरख्त उगा के उस नेगेटिव इम्पैक्ट को कम से कम हम निगेट कर सकें। तो ये दोनों तीनों काम हमें समझें एक तरह से एक साथ करने होंगे। टुवर्ड्स द एंड ग़यास खान साहब, क्या मैसेज क्या है? ऑब्वियसली बीइंग द CEO ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन एंड बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ OICCI, आपका इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब क्या मैसेज है पाकिस्तानियों के लिए, आवाम के लिए? देखिए जी, आवाम के लिए मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज तो ये कि हम एक्सपर्ट्स को बुला के सीखना चाह रहे हैं ताकि पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ के एक लाए अमल तय किया जाए। दूसरा ये कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, अब इस पे सिर्फ हम बात नहीं कर सकते, बल्कि हमें अब एट अ पॉलिसी लेवल, एट द बिजनेस लेवल, हमें सही स्टेप्स अब एग्जीक्यूशन फेज में हमें जाना होगा। और हम इसको एक ऐसी बात ना समझें कि जी ये तो पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बिल्कुल पाकिस्तान का मसला है, और हमें एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, अब हमें इसको सिर्फ बात नहीं करनी होगी बल्कि एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाना होगा। बहुत शुक्रिया ग़यास खान साहब, आपने अपना वक्त दिया। ग़यास खान साहब हमारे साथ थे। आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना अहम है, इसके हवाले से नॉलेज कितना अहम होना चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है। और ग़यास खान साहब इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स बीइंग द CEO ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशन, और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से, जो कि इसका इनेकाद कल हो रहा है, और ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से हम ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ बल्कि आम पाकिस्तानी भी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है एमिशंस को कंट्रोल करने में या माहौल को बेहतर बनाने में। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।